तो है। कौन नहीं मुकेश अंबानी की वेल्थ जितनी वेल्थ, या कौन नहीं एलन मस्क जितनी $750 बिलियन की वेल्थ कौन नहीं पाना चाहता? फिर बनिए ना। फिर हो सकता है आप एलन मस्क से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उससे ज़्यादा घंटे काम कर रहे हो दिन में, तो क्यों नहीं पहुंच पाते? तो डेस्टिनी को मानना पड़ता है, और आपको बार बार डेस्टिनी याद दिलाती है कि तुम मुझे नहीं मानोगे तो मैं याद दिलाऊंगी कि क्या है। क्योंकि इतने दुनिया में दुख हैं, पर उसमें से फाइनेंस उन दुख का एक मेजर हिस्सा है कि पैसों की कमी होना आपको अक्सर दुखी करता है। तो उस दुख को आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली जागरूक रहें। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी। सर, मिडिल क्लास मेंटेलिटी जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लगातार उन पर बात कर रहे हैं। आज की डेट में सोना और चांदी ने आग लगा रखी है, और वो कहते हैं, लोग कहते हैं, एक तबका कहता है कि यार उस समय गलती हो गई, अगर ले लिया होता तो आज फोमो, मज़ा आ जाता। उसको फोमो बोलते हैं। अच्छा, तो लेकिन आज की डेट में क्या कोई सोना और चांदी खरीदना चाहे तो खरीदे या फिर वेट करे? सोने और चांदी के में दोनों के मुकाबले सोना मुझे ज़्यादा ठोस लगता है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे वक्त के लिए, हालांकि मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपके सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, कि आप निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लीजिए। हम यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। पर फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि सोने के भंडार ना अनुज बहुत लिमिटेड हैं, ऐसा माना जाता है कि कुल 1 लाख टन के आसपास सोना बचा है धरती से निकालने के। ठीक है। और हर साल 5 से 10 हज़ार टन सोना का खनन किया जाता है, ठीक है। उसकी माइनिंग की जाती है। ठीक है। तो 15-20 साल में सोना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा तो फिर यही सोना सारे में घूमता रहेगा। हाँ। तो इसलिए और 2,20,000 टन, 2,30,000 टन आज तक माइन हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोने की डिमांड, और जिस तरीके से यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है, जिस तरीके से ट्रम्प साहब ये टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से जियो पोलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, डॉलर की जगह वो सोना ले रहे हैं, डॉलर को बेचे जा रहे हैं, यानी कि डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको निकाल के सोने में सब्सिट्यूट धीरे धीरे करे जा रहे हैं, उससे मुझे सोने का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। अच्छा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सोना करीब 4950 पर आउंस डॉलर है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1,60,000 के आसपास। 1,60,000। तो मुझे सोने का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। शर्त यह है कि आप उसको लंबे वक्त के लिए रखें, क्योंकि छोटे वक्त में करेक्शंस आ सकती हैं। अब ये बहुत मुश्किल होता है पहचानना कि भाई करेक्शन आए तो हम घुसे वहाँ से हम एंट्री करें, क्योंकि आप ये पहचान नहीं सकते। तो इसलिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अनुज, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अच्छा। अगर आप लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब सोने के लिए तो मैं 2 से 5 साल ही बोलता हूँ, वैसे लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल होता है। मैं वही कहना चाहता था, 2 साल तो मैंने पहले कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं। मैं तो मजाक में बोलता हूँ, जिन लोगों ने सोने चांदी में पैसा पिछले 1 साल में कमाया है, बहुत कमाया है, उनको ट्रंप साहब को एक धन्यवाद बनता है। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, एक थैंक यू तो बनता है। उनकी वजह से, उनके अटपटे जो निर्णय थे जो आज भी हैं, उसकी वजह से सोना चांदी में, क्योंकि सोने चांदी को अनिश्चितता पसंद है, सोने चांदी को अशांति पसंद है, सोने चांदी को अस्थिरता पसंद है। ये सोने चांदी के दोस्त हैं। तो जब जब ये फलते फूलते हैं तो सोना चांदी बढ़ता है। और ट्रम्प साहब भर भर के दुनिया को अनिश्चितता और अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, हालांकि वो नोबेल प्राइज़ मांगते हैं, सेकेंड हैंड मिल जाता है तो खुश भी होते हैं। तो यू नो बट अदरवाइज आई थिंक सोना लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड बेट। चांदी जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल ज़्यादा है, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ है सोलर बैटरीज में, ईवीज़ में, और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में यूज़ होती है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज़ होती है। तो 55% चांदी तो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। चांदी को लेकर सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है, बहुत बड़े स्केल पर सट्टेबाजी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी वॉलेटाइल, हालांकि चांदी ने बेहतर रिटर्न दिए हैं, पर सोना ज़्यादा ठोस है, स्ट्रॉन्ग है। करेक्शन आई तो चांदी में ज़्यादा आएगी सोने के मुकाबले। इसलिए मैं आज भी, भले ही चांदी में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, मैं अभी भी सोने को ज़्यादा उससे देखता हूँ। ट्रम्प साहब का आपने जिक्र किया, क्या माइंडसेट है सर, आप समझ में आता है कुछ? देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल देश और उसके सबसे पावरफुल व्यक्ति, तो ज़्यादा कोई कुछ बोल तो पाता नहीं है, ज़्यादा चुप कर जाते हैं लोग। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। ठीक बात है। तो 80 साल के हो जाएंगे इस साल वो, और अमेरिका में जो अभी रूल कहता है कि 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते।
पर अगर वो संविधान भी बदलने की बात करें तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे वो मंजर याद है 2020 का, आपको मैंने बताया जब कैपिटल हिल में जो हुआ था। जी। तो कुछ भी हो सकता है। और 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में, होते हैं साल के बीच में, तो मिड टर्म में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। और जब अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है तो इलेक्शन जीतने के चांस कम हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि अगर मैं हार गया तो मुझे ये लोग इम्पीच कर देंगे, मुझे निकाल सकते हैं। तो ये डर उनके मन में बना हुआ है। कुछ पता नहीं बिटवीन नाउ एंड नवंबर वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अनुज के जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है, आइसलैंड है, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा यस। और वेनेजुएला में जो हुआ, मुझे लगता है कि जैसे हर राजनीति में होता है कि वोटरों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है अच्छा। कि वोटरों, क्योंकि उनकी आंतरिक अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है। 38-39 ट्रिलियन डॉलर का उधार चढ़ चुका है। हर थोड़े दिन बाद $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है, करीब 3-4 महीने बाद ही अब तो $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है। कर्ज जो वो लिया लगातार, निवेश वहाँ आ नहीं रहा है, नौकरियाँ वहाँ पर नई आ नहीं रही हैं। शेयर मार्केट को मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी है जो कि वहाँ की शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली पैसा पंप करके बढ़ा रही है। डॉलर वो लगातार छाप रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कहा जाता है कंट्रोल में है, पर जो लोग वहाँ पर बताते हैं ग्राउंड लेवल पे कि हम जितनी बार ग्रोसरी स्टोर जाते हैं हमें सामान महंगा मिलता है। तो इन्फ्लेशन भी वहाँ पर है, हालांकि प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाता। पर मुझे क्योंकि अमेरिका की हालत ठीक नहीं है, इसलिए भी सोना चांदी ऊपर जाते दिखते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रिस्क बढ़ जाता है तो ट्रम्प साहब क्या करना चाहते हैं। मागा का उनका एक ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं, वो उनके एजेंडा पे चल रहे हैं। पर ये तो एजेंडा किसी के समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ये समझ से बाहर है। वो क्या करते हैं भारत के लिए, भारत से उनको क्यों चिढ़ है। तारीफ भी करते रहते हैं मोदी साहब की, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, और साथ में एक शगुफा भी छोड़ देते हैं। ये मैं बहुत कंसिस्टेंट ट्रेंड देख रहा हूँ। तो किस माइंडसेट से चल रहे हैं। अभी उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और वो सबको वहाँ $1-1 बिलियन लेके उसका मेंबर बनाना चाहते थे। तो कल डावोस में, आपका वीडियो जब लाइव जाएगा तो डावोस में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का वीडियो हमने देखा। उसमें जो देश उनके साथ खड़े नहीं हुए, बोर्ड ऑफ पीस में बहुत ऐसे देश थे, कजाकिस्तान हो गया, कुछ CIS कंट्रीज थी, कुछ उनके बेलारूस था, तो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिला। और मुझे लगता है कि एक अच्छे दोस्त को दुश्मन कैसे बनाया जाता है, ये कोई उनसे सीख ले। क्योंकि यूके जैसा देश उनका, जो कि बिल्कुल हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ा रहता था, चमचा बिल्कुल उनका। और अब देखिए कि ग्रीनलैंड की वजह से फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये बड़े विकसित देश आज उनको पसंद नहीं कर रहे हैं उतना कि आप क्या कर रहे हैं। ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो चाहते हैं डेनमार्क से हटा के मुझे एक्सेस मिल जाए, तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। ईरान को लेके उनकी नज़र थी, फिर जब रशिया खड़ा हो गया कि सावधान आप यहाँ पर मत करेगा, तो थोड़ा सा पीछे हट गए। अरब के देश खड़े हो गए, शिया सुन्नी एक होने लग गए, तो पीछे हो गए वो। तो अंदर से डरते भी हैं। और रशिया से डर लगता है उनको, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रशिया का वो पैरवी करते हैं, रशिया की वकालत करते हैं। उनको पता है कि रशिया आर्थिक रूप से नहीं पर मिलिट्री रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स हैं। तो उससे उनको थोड़ा सा अंदर से ये महसूस होता है। तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की डिप्लोमेसी मैंने जो अपने करियर में देखी नहीं कभी। एक स्टेटमेंट में आपका सुन रहा था, आपने कहा कि मंदी दस्तक दे सकती है या फिर देने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल। अगर क्योंकि हम तो अर्थशास्त्र को बिल्कुल गहराई तक जाते हैं, तो मुझे 2026 बहुत अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नज़र आ रहा है। और मैंने तो साथ में ये भी बोला था कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊँ, ऐसा ना हो, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो विकसित देश हैं अनुज, उसमें ऑलरेडी मंदी दस्तक दे चुकी है। उनकी अगर ग्रोथ रेट में GDP, मंदी का क्या मतलब होता है, अगर 2 क्वार्टर तक लगातार कोई देश नेगेटिव GDP देता है तो उसको मंदी में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आपको मैं अगर GDP बताऊं जो ऑफिशियली टेबल पर है, 0.2%, 0.3%, 0.6%, ये मैं आपको फ्रांस, यूके, इटली 0.8%। तो ये जो ग्रोथ का आंकड़ा है ये ग्रोथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ को सिर्फ जस्ट टू स्टे अफ्लोट, किसी तरह उसको पॉजिटिव में रखने की कोशिश की जा रही है कि इसको पॉजिटिव में बस किसी तरह रख दें कि भाई मंदी में ना हम दिखाई दें। क्योंकि जब आप मंदी में ऑफिशियली हो जाते हैं तो आपके यहाँ निवेश आना बंद हो जाता है, आपके यहाँ बहुत सारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो लगता है जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका अपने आप को 1.8% ग्रोथ बता रहा है, पर मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि ये ऐसा है नहीं। I feel that America is seemingly in some kind of recession already.
तो इसलिए मुझे, और दुनिया भर की जीडीपी ग्रोथ इस समय 2.5% है, भारत उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो मंदी की आहट सुनाई दे रही है, अब उसको कितना सरफेस पे लाया जाता है, हमें यहाँ शायद इतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उतना असर नहीं होगा कि हम लोग बहुत ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है। एक्सपोर्ट्स हैं हमारे $850 बिलियन के, विदेशी निवेश आता है, हम अपने आप में एक दुनिया है, वी आर फाइन, वी आर वर्ल्ड इन आवरसेल्व्स, तो हमें उतना महसूस नहीं होगा। पर बाकी की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें मंदी ऑलरेडी आहट दे चुकी है, देगी क्या, मुझे तो लग रहा है उसकी आहट तेज होती जा रही है। एंड आई थिंक बाय द बिटवीन द मिडल ऑफ 2026 एंड एंड ऑफ 2026 आपको थोड़ा और प्रोनाउंस्ड वे में ये दिखने लग जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इंडिया पे कितना असर होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, हेडविंड्स हमें मिलेंगे पर उतना असर नहीं होगा, तो इसलिए हमें उतना महसूस नहीं होगा। पर जो लोग बहुत ग्लोबल टच में रहते हैं उनको ये साफ पता लग जाएगा कि इस समय दुनिया मंदी में है, तो हमें भी संभल के चलना पड़ेगा। मुझे याद है सर 2008-9 में था, हम लोग करियर शुरू कर रहे थे पत्रकारिता में। हाँ, उस टाइम का जो दौर सब प्राइम क्राइसिस आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, बड़ी तारीफ भी हुई थी। आपके हिसाब से देश का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है, कौन था, या फिर किसकी नीतियाँ? मैं क्योंकि अनुज राजनीति से नहीं आता, आई एम अ वेरी एपॉलिटिकल पर्सन, तो मैं राजनीतिक सवालों से, क्योंकि इसमें आपके सवाल में राजनीति बाय डिफॉल्ट है, मैं नाम लूंगा तो राजनीति आ जाएगी, जिस व्यक्ति का नाम लूंगा उसकी पार्टी भी होगी, और जिसका नहीं लेंगे तो उसको, हाँ नहीं, तो मैं इसलिए क्योंकि तो मुझे लगता है कि वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट राइट नाउ, और आरबीआई के गवर्नर ने उसको गोल्डी लॉक्स मोमेंट बोला। गोल्डी लॉक्स मोमेंट का मतलब होता है लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ, तो आई थिंक वी आर इन, मुझे लगता है अगला जो दशक है, विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, अगला दशक भारत का है, बिल्कुल भारत का है, क्योंकि भारत में जो चीज़ हमारी लायबिलिटी थी एक समय, हमारी जो आबादी थी, वो धीरे धीरे कर वो एसेट बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम सबसे युवा देश हैं, 65% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश में जवान लोग होते हैं ना, ज़्यादा युवा होते हैं, उस देश में और सरकार की नीतियाँ अगर रिफॉर्म ओरिएंटेड हों, तो मुझे लगता है उनको देर से ही सही उन युवाओं को उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड नेक्स्ट डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो हम बात कर ही चुके हैं, यूरोप के दिन लद चुके हैं, ये लोग कॉलोनियल थे, इन लोगों को जाके यही काम था, दूसरे देशों को इन्वेड करो, वहाँ जाके अपना कब्जा कर लो, अपना राज कर दो, तो उनके अब दिन बीत चुके हैं। आई थिंक इंडिया, चाइना भी बहुत ग्रोथ देख चुका है, चाइना ने पिछले 3 दशक में इतनी ग्रोथ देखी है कि आज वो दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो मुझे लग रहा है भारत, अगला दशक भारत का है, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ दिखाई देगी, और कुछ सेक्टर्स पुअर भी परफॉर्म करें, तो इतनी अच्छी हालत में, कहावत होती है गांव में, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है, तो कितने भी हम वो हो जाएं, पर फिर भी आई थिंक वी विल रिमेन इन अ वेरी अच्छा स्टैंड करेंगे। सर आप बस, मन तो यही कर रहा है कि आप बोलते रहे, हम आपको सुनते रहे, लेकिन सर बस जाते जाते हम मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, एक कोई मंत्रा देना चाहे जीवन का, अगर आप फाइनेंस को देखते हुए? फाइनेंस को देते हुए तो मैं ये कहूँगा कि लोग फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। पैसा कमाना आसान है, पैसे को संभालना मुश्किल है, तो पैसे को संभालने के गुर सीख लीजिए, तो फिर पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, आपकी एक सेकंड इनकम बन जाएगी, और आपको एक आजकल जो जेनजी में एक नया टर्म है फायर, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो अगर आप वो चाहते हैं 40-45 साल पर रिटायर होना, तो आपको फिर फाइनेंशियली जागरूक होना पड़ेगा। तो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड एजुकेट योरसेल्फ ऑन फाइनेंस, और फाइनेंस के जो गुर हैं, पैसे को कैसे संभालते हैं, फाइनेंस के वेरियस टर्म्स हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सेविंग का जो मैंने तरीका बताया वो करें। तो आई थिंक मिडिल क्लास, अगर आप अपर मिडिल क्लास में आ जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, पर अगर आप मिडिल क्लास में रहें तो कम से कम आप खुश रहेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल, तो आई थिंक, वैसे तो दुनिया में बहुत दुख हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा हूँ, गुरबाणी में आता है, नानक दुखिया सब संसार, और कबीर दास जी ने लिखा है, देहधारी कोई सुख ही ना देखा, शायद कबीर दास जी ने लिखा है शायद, पर ये है ज़रूर। तो मतलब क्योंकि इतने दुनिया में दुख हैं, पर उसमें से फाइनेंस उन दुख का एक मेजर हिस्सा है, कि पैसों की कमी होना आपको अक्सर दुखी करता है, तो उस दुख को आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली जागरूक रहें। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड अपना बजटिंग करके चलिए, प्लानिंग करके चलिए, एक विजन लेके चलिए, सेविंग करिए, इन्वेस्ट भी सेंसिबली करिए। आई थिंक यू कैन आयन आउट सम ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू।
Pleasure. बहुत सारे सवाल थे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी जल्दी हम कवर नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे दोबारा हम आपके टच में आए और एक बार फिर से और जो सवाल छूट गए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश ज़रूर, इट विल बी प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।